बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पीएमडीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायो क्या होता है? लाइफ। ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे पास जब एटम्स आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स, तो वो क्या बनाते हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल्स। Biological molecules are those molecules which are involved in formation of a living organism, या वो molecules which give rise to the life। तो हमारे पास ऐसी चीज़ें जो एक ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग बॉडी को बना रही होती है, उसे हम कह रहे होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मेनली हम यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, CH मीन शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। और फोर्थ हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ये 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास क्या बना रहे होते हैं? पूरा एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना रहे होते हैं और एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अबाउट वाटर मॉलिक्यूल्स, के वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है और वाटर के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम अभी अपने लेक्चर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ पढ़ते हैं। व्हाट इज़ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ? हमें पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम एक सिंपल बात करें तो हम कहते हैं अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। एंड हम ये भी कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट अगर आप लोग खुद सेल्स के अंदर झांकेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि सेल इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक लिपिड इन नेचर है। हमारे पास न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए होता है जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है हमारे पास सेल के अंदर, जो कि क्या है? जो कि वाटर कंटेंट है। असल में वाटर है उसमें ज़्यादा। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी वाटर कंटेंट होता है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सेल जो है वो हमारे पास क्या है? वो एक मिक्सचर है ना बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। बाकी इस चैप्टर में इस चीज़ में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं थी जो डिस्कस की जाए। तो आगे चलते अगर हम, तो हमारे पास है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या है। आपके यहाँ से काफ़ी सारे MCQs बन सकते हैं, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली कंपोज ऑफ सेल्स एंड लिविंग सेल्स कंटेन अ लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक। हमारे पास प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग मैटर है जो सेल के अंदर पाया जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो हमारे पास, अगर ये मैं एनिमल सेल बना रही हूँ, ठीक है, अगर ये मेरे पास क्या है? एक एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में क्या होता है? मेरे पास सेल मेम्ब्रेन होती है और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ लाइव इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो दोनों प्लाज्माज होते हैं, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो हमारे पास जो एक लिविंग मैटर ऑफ सेल है, या हम कह सकते हैं फ्लूइड मटेरियल ऑफ सेल है, या यहाँ पे क्या टर्म यूज़ हुई है हमारे पास? लिविंग मैटर। तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो ये हमारे पास एक टर्म हो गई जो आपको याद रखनी है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि एक जो पूरा का पूरा सेल है हमारे पास, इस सेल के अंदर अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या क्या होगा? आपको पता है इसमें साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म के साथ साथ इस सेल में और क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ इस सेल के अंदर क्या होंगे? मल्टीपल ऑर्गेनेलीज होंगी। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होगा? सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, बाइकार्बोनेट आयंस होंगे, उसके लिए सल्फ़र होगा, प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेल में होंगी। तो ये कह रहे हैं कि अबाउट 70 to 90% ऑफ द सेल जो है वो किस पे कंसिस्ट करता है? वो वाटर पे कंसिस्ट करता है। ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए पेपर के लिए। जो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड चीज़, अब मेरे पास क्या बचा? 10% बचा ना बाकी। अगर मैं 90 देखूँ या फिर मैं कहूँ 30 से 10%। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा? ड्राई वेट। ड्राई वेट क्या होता है कि जब हमारे पास सेल के अंदर मौजूद जो सारा वाटर है वो एवापोरेट कर दिया जाए। अगर मैं इस डिश के अंदर बहुत सारी चीनी डाल के शीरा बना के उसके बाद इसे तेज़ आंच पर रख दूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा? एवापोरेट कर जाएगा और अंदर चीनी बच जाएगी। इट्स मीन इट इज़ द ड्राई वेट। ठीक है। इसी तरह सेल के सारे पानी को निकाल दो और जो भी हमारे पास सॉलिड स्ट्रक्चर बचता है सेल के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं?
ड्राई वेट ऑफ द सेल। तो हमारे पास क्या होता है कि बायो 70 to 90% वाटर होता है, और वाटर के बाद जो कंटेंट बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्राई वेट ऑफ द सेल्स कहते हैं। अच्छा, तो सेल जो है वो कंसिस्ट ऑफ होता है मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये वही बात है कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, असल में कहा जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनमें मोस्टली कार्बन एटम्स होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि ड्राई वेट के अंदर पाए जाते हैं, बाकी जो ड्राई वेट बचता है उसमें जो कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स। द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। The element which are involved in synthesis of biomolecules are mainly 6। ये आपको याद रखने हैं कि 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में होते हैं। सबसे मोस्ट अबंडेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ द कैमरा। आई थिंक कि ये रेंज में आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास अबाउट 98% ऑफ जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो उन्हीं 6 एटम से बने होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर से मिलकर बने होते हैं। फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास सिर्फ 4 हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स? सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है हमारे पास प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, फिफ्थ है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आज के इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दूंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है। देखो, अभी आप लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हो? आप लोग अभी पढ़ रहे हो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, है ना? तो आपने ये पढ़ा कि अभी तक के लेक्चर में कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ हैं। ये मेरे पास लॉन्ग चेन्स हैं, किसकी? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। यही पढ़ा। अगर ये लॉन्ग चेन है, इसका मतलब कुछ इस तरीके की चेन बनी हुई होगी, है ना? कुछ इस तरीके की चेन होगी। तो इसका मतलब ये जो है, ये मेरे पास क्या है, ये पॉलीमर्स हैं। देखो, पॉलीमर्स क्या होते हैं और मोनोमर्स क्या होते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए। मोनोमर, देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन भी कह सकते हैं हम। मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। ठीक। तो मोनोमर्स मीन सिंगल यूनिट। जैसे हम कहते हैं ना, एक वॉल के अंदर एक सिंगल यूनिट होती है, उसकी ब्रिक, उसके ब्लॉक या उसकी ईंट। तो इसी तरीके से मोनोमर्स में जो सिंगल यूनिट होती है वही बाद में मिलकर पॉलीमर बनाती है, और पॉलीमर ही हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स असल में क्या होते हैं, बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं जो कि डिफरेंट मोनोमर्स से बने होते हैं। तो हमारे पास जो सिंगल यूनिट मोनोमर्स होते हैं, वो मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो आपस में मिलकर बहुत सारे मोनोमर्स, जैसे कि ये एक मोनोमर है, इसी तरह के बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो मेरे पास क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉली मीन बहुत सारे यूनिट्स। ठीक है। पॉलीमर्स बहुत सारे यूनिट्स। मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब क्या होता है, यूनिट। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उसमें भी टाइप्स आ जाती हैं फिर हमारे पास, जिसमें सैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, फिर पॉलीसैकराइड। तो ये चीज़ अभी आप ग्राफ में पढ़ें, उसके बाद मैं आगे डीप में डिस्कस करती हूँ। अभी तक मैंने आपको पॉलीमर्स और मोनोमर्स समझा दिया। ठीक। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उनकी यूनिट के वो किससे मिलके बनते हैं और उनकी लिंकेज के वो कैसे बनते हैं। ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, ये मेरे पास इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मोनोसैकराइड। तो इस बात से आपको क्या समझ आई? आपने कहा कि जब मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट हमारे पास जो मोनोसैकराइड है वो उसके क्या हैं, वो मोनोमर है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ मोनोमर है तो मतलब एक मोनोसैकराइड, दूसरा सैकराइड, तीसरा सैकराइड, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सैकराइड जब आपस में मिलेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम दूसरा नाम देंगे। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 2
से लेकर 10 तक के जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं, मोनोसेक्राइड्स 2 से 10 तक जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, तो जब भी मेरे पास 2 से 10 तक के मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे मेरे पास, वो बनाएंगे मेरे पास ओलिगोसेक्राइड्स। और जब भी ग्रेटर देन 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो फिर हम उसे कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट में जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम, उसकी जो मोनोमर होता है उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। और मोनोसेक्राइड जब आपस में बहुत सारे मिलते हैं, 2 से लेकर 10 तक मिलते हैं तो उन्हें ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। और जब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसेक्राइड। अच्छा, तो 2 सेक्राइड्स तो आपस में चलो मिल गए, मुझे ये बात तो समझ आ गई। ठीक, तो अब जब एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से मिलता है तो ये जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है ना, इसी बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो इसी बॉन्ड का नाम होता है मेरे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और हमारे पास अगर मैं बोलूँगी कि सेक्राइड्स आपस में किस लिंकेज से अटैच है तो आप मुझे ये बात बताएंगे कि भाई ये तो हमारे पास जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच है। ठीक, अच्छा, तो इसी तरह से हमारे पास आगे जो है वो क्या होता है कि सेकंड चीज़ है हमारे पास प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमारे पास किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन्स हमारे पास मिलके बनी होती है फ्रॉम दी अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, अब मेरे पास, अब जैसे हमने पढ़ा अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह हमारे पास प्रोटीन्स में होता है कि जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, एक मोनोमर, अमाइनो एसिड एक मोनोमर है। तो जब एक मोनोमर बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे, बहुत सारी यूनिट्स आपस में मिलेंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक पॉलीमर। ठीक है, तो यही पॉलीमर जब बहुत लंबी चेन बन जाएगी उसी को हम कहते हैं प्रोटीन्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस लिंकेज से जुड़ेगा, तो इस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अच्छा, थर्ड, अच्छा, इस लिंकेज में ख़ास अरेंजमेंट होता है कि कौन क्या किससे अटैच होता है। लाइक जैसे कि हमारे पास जो अमाइन ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होता है। ये हम साथ साथ पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमें पता चल गई। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, थर्ड चीज़ है मेरे पास लिपिड्स। तो लिपिड्स के बारे में अब मेरे पास क्या होगा कि लिपिड्स जो होता है वो हमारे पास किससे मिलके बना होता है। अब लिपिड्स में टाइप्स होती है, जैसे कि फैट्स और ऑयल्स है ना, तो ये फैट और ऑयल जो है ये मिलके मेरे पास बना होगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। ठीक है, जैसे कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके मेरे पास क्या बना होगा, मेरे पास बना होगा फैट्स और ऑयल्स। फॉस्फोलिपिड में मेरे पास ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के साथ साथ मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन भी होता है, जबकि टेट्राप्रीनॉइड्स में आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स भी होती है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये तो ग्राफ है। ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इसमें से एमसीक्यूज डायरेक्टली बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या हम ब्ला ब्ला दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स के यूनिट्स क्या है, अमाइनो एसिड्स, व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स। खैर इतना ईजी नहीं देते बट मैं आपको लिंक करके बता रही हूँ। द लिंकेज प्रेजेंट इन बिटवीन दी टू ओलिगोसेक्राइडल मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास वो क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। सेक्राइड्स हमारे पास किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। तो इस तरीके से आपसे लिंक्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। द लिंकेज बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास होती है ईस्टर लिंकेज। ठीक, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड में मेरे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए को कहते हैं। इनके दरम्यान पाया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो लास्ट है वो है मेरे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें डिफरेंट लिंकेजेस होती हैं जो कि हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। ओके, तो अब हमारे पास है कि जो इनकी क्वांटिटी होती है ना, जैसे हमने कह दिया कि एक सेल में हमारे पास 70 से 90% वाटर है, इसी तरह हमारे पास एक ख़ास कंसंट्रेशन में लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, अकॉर्डिंग टू एज वेरी करते हैं, अकॉर्डिंग टू जेंडर वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं, अगर आप कोई मेल देखें तो उनमें मसल्स जो होते हैं, मसल्स यानी कि प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल। इसी तरह हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट
ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, जो लिपिड्स होता है, ठीक है। तो लिपिड कंटेंट भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये वैल्यूज़ जो होती हैं इन्हें हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम इसकी एक एवरेज बताते हैं, एक रेंज में इसको बातें करते हैं और इसकी एक एवरेज निकालते हैं। मतलब बहुत सारे एवरेज आपको पता है ना क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास 10 लोग हैं, दिख रहा है आपको? हाँ सही। अगर मेरे पास 10 लोग हैं, ठीक है, पहले इंसान का है हमारे पास एग्जाम्पल 2 kg जो है फ़ैट है पहले इंसान में, जो दूसरा है वो बहुत पतला, उसमें 1 kg फ़ैट है, तीसरे में 4 kg फ़ैट है, इसी तरह करते 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 10th वाले पर्सन में 5 kg फ़ैट है, ठीक। तो अब हर पर्सन में अलग फ़ैट की क्वांटिटी हो सकती है। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट से लेकर 10 तक के पर्सन्स का प्लस करके उसे 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब जितनी वैराइटीज़ होती हैं उनके क्वांटिटी को प्लस करके नंबर ऑफ़ दी क्वांटिटीज़ से डिवाइड करते हैं, यानी कि टोटल जो वज़न है उसे डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल से, तो हमारे पास आ जाती है एवरेज चीज़, ठीक है। ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। फिर हम उसे अप्रोक्सीमेट निकाल के हम बता सकते हैं कि ये है। तो अप्रोक्सीमेशन जब हुई तो वाटर का कंटेंट आया 70%, प्रोटीन का आया 18%, कार्बोहाइड्रेट का आया 4 और DNA का आया 3%। ये जो हाईलाइटेड है ये याद कर लीजिएगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर अगर आप ये पूरा चार्ट याद कर लेते हो अच्छी बात है, ह्यूमंस वाला। और इसके अंदर थोड़ा सा ये रिलेशन याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो RNA कंटेंट है वो बैक्टीरिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। RNA कंटेंट बैक्टीरिया में कंपैरेटिवली मैमल से ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों होती है, ठीक। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास जो कि स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो लार्ज इन साइज़ होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर हम देखें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आई थिंक काफ़ी अंधेरा आ रहा है जी। तो हमारे पास वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम जो हमारी बॉडी में बहुत लार्ज साइज्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रो। मैक्रो मीन्स का क्या मतलब होता है, मैक्रो मीन लार्ज, ठीक है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास कैसे बने होते हैं, वो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे वही सारी बातें हो रही है जो कि हमने पहले पढ़ ली थी, ठीक है। तो जी, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं जिससे ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है असल में, कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है असल में कि हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, हम अभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ एनी स्पेसिफिक, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कोई लिपिड भी हो सकता है और कोई न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। असल में होता ये है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है उसके एक एंड पे होता है OH ग्रुप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, दूसरे एंड पे होता है H ग्रुप। इसी तरह इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा कोई और, जिसके एक एंड पे होता है H ग्रुप, दूसरे एंड पे क्या होता है, OH ग्रुप। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जब भी इस तरह से कंडीशन होती है, अब ये एक मोनोमर है और ये वाला दूसरा मोनोमर है, तो इन दोनों को आपस में जुड़ना है, तो होगा ये कि इसका O ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और इसका H ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा। जब O यहाँ से रिमूव होगा, H यहाँ से रिमूव होगा, तो क्या बन जाएगा, H2O, जो कि क्या है, वाटर। वाटर चला गया, अब क्या हुआ, अब ये मॉलिक्यूल यू करके बच गया, यहाँ OH अटैच है, यहाँ H अटैच है, ये जगह भी खाली बच गई, ये जगह भी खाली बच गई। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि जब कोई चीज़, कोई जगह, कोई बैलेंस से खाली बच जाती है तो वो अनस्टेबल होता है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा हमारे पास, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक्सीलेंट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं। इसी तरह अब दूसरा यहाँ पे कोई मोनोमर आएगा जिसके इस एंड पे क्या था, हाइड्रोजन, दूसरे एंड पे क्या था, OH, यहाँ से ये H2O बन के निकल गया और फिर ये आपस में इसी तरह से जुड़ गए, ठीक। अच्छा, अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है मेरे पास,
टू मोनोमर्स या टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्वाइन होते हैं। कैसे ज्वाइन होते हैं? विद रिमूवल ऑफ वाटर, विद रिमूवल ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को कहते हैं हमारे पास कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपके आगे भी कॉन्सेप्ट्स में काम आएगी, बाकी अभी भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमारे पास कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़ते तो हैं, लेकिन हमारे पास ऑल्सो क्या होती है, रिमूविंग होती है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और ये हमारे पास एक इसे होने के लिए एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है और एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। हमेशा याद रखना, आपको मैं यहीं पे एक बात बता देती हूँ कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो प्रोसेसेस आते हैं, एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म और दूसरा हमारे पास होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स हमारे पास सिंथेसिस होती है, चीज़ों की सिंथेसिस होती है। कैटाबॉलिज्म मीन चीज़ों की हमारे पास क्या होती है, ब्रेक डाउन। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी सिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब कि हमारे पास कोई एनर्जी हमें रिसीव नहीं हो रही होती, बल्कि एंडोथर्मिक होते हैं। तो इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी देनी पड़ती है तो वो क्या देती है, हमारे पास एटीपी की फॉर्म में देती है, या फिर हमारे पास एंजाइम्स की हेल्प करते हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है ये मेरे पास क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसके नतीजे में मेरे पास क्या होती है, एनर्जी हमारे पास इमिट होती है या एनर्जी रिलीज होती है या बॉडी को मिलती है, ठीक। तो हमारे पास क्या है कि जब भी कंडेंसेशन होती है तो उसमें हमारे पास एक प्रॉपर एंजाइम और एनर्जी एक्सपेंस भी होता है। सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से कंडेंसेशन में क्या था कि दो मॉलिक्यूल्स विद द रिमूवल ऑफ वाटर आपस में जुड़ जाते थे, इस तरीके से एक चेन बनी होती थी, है ना। तो हाइड्रोलिसिस में सेम उलट होगा, क्या होगा कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म या बाहर पड़ा हुआ पानी होगा वो यहाँ आएगा, वो OH और H में टूटेगा, ठीक है। OH और H में टूटेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, मेरे पास एक ये तरफ खाली हो गई, एक ये तरफ खाली हो गई। अगर ये वाला बॉन्ड भी टूट गया तो क्या होगा, मेरे पास ये वैलेंसी भी खाली है और यहाँ वाली भी वैलेंसी खाली है। तो एक तरफ OH अटैच हो जाएगा, एक तरफ H, एक तरफ OH अटैच हो जाएगा, एक तरफ H। इस प्रोसेस को, इस तरीके से टूटने को, द प्रोसेस इन विच पॉलीमर्स ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल यूनिट्स या मोनोमर्स विद ऑल्सो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे पानी भी तो टूट रहा है ना, पानी तो हमारे पास क्या था, H2O था, और पानी किस में टूट रहा है, मेरे पास OH और H में। तो इस चीज़ को भी हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इस सिर्फ इस चीज़ को नहीं, इस पूरे ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है मेरे पास, ये एक प्रोसेस है जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स टूट जाते हैं मेरे पास अपने यूनिट्स में, और किस प्रोसेस से, हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस दौरान जो मेरे पास एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमारे पास यूज़ होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। अब देखो एक मॉलिक्यूल टूटा है ना, अब ऐसा तो नहीं होगा कि सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल टूट रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल को बोलेगा भाई रुक जाओ, मैं टूट रहा हूँ, तुम लोग बनो मत। सेल के अंदर वेयर एंड टेयर प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, सेल के अंदर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। तो यही जो एनर्जी हमारे पास विद द ब्रेक डाउन ऑफ सम प्रोडक्ट्स रिलीज होगी, वही एनर्जी यूटिलाइज होगी इन दी एनाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, ठीक है। होप्स ओके, क्लियर होगी ये बातें। आगे देखो हमारे पास जो है, अब वो ये बातें बता रहे हैं कि हमारे पास ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहाँ होता है। तो इसमें उन्होंने ये बात बताई है कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत एनिमल्स के, बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो अपने जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो खुद बना रहे होते हैं। उसके अलावा जो हेटेरोट्रॉफ एनिमल है वो डाइजेस्ट करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को बाहर से लेते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान है, उसने प्रोटीन लिया, जाके गोश्त लिया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो गोश्त खा रहा है और वही गोश्त जाके उसके मसल्स पे लग रहा है, नहीं, बल्कि वो स्टमक में जाएगा। वो गोश्त जो उसने अगर चिकन का खाया तो वो
टूटेगा, उसकी कैटाबॉलिज्म होगी, फिर कैटाबॉलिज्म होके उसके अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स की यूनिट्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स, वो एक एक अमाइनो एसिड अलग होगा, फिर बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो अमाइनो एसिड को दोबारा अपने तरीके से जोड़कर अपनी प्रोटीन बनाएगी। तो हमारे पास बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली कंटिन्यू है। जबकि ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है कि मोनोमर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। कैसे बनते हैं, अगर आपने मेरे बायोएनर्जेटिक्स के लेक्चर लिए हो तो आपको ये बात पता होगी कि हमारे पास किस तरीके से ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं कि सबसे पहले वाटर को यूटिलाइज करके हमारे पास जो है एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाते हैं ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फिर हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में केल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हुए पहले मोनोमर्स बनाए जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, फिर मोनोमर्स को आपस में जोड़ा जाता है और फिर क्या बनाया जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए जाते हैं या फिर पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। और वो जुड़ते कैसे, कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्हें दोबारा अब हमारे पास पौधे को उसे तोड़ के एनर्जी लेनी है तो फिर उनकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस, और एनर्जी रिसीव हो जाती है या अचीव हो जाती है जितनी बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो आगे हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटर। तो अगर हम वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पहले से बता देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझना भी ईजी हो जाए। तो वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, एक सबसे पहली चीज़ तो ये मेरे पास है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पास मोस्ट अबंडेंट सेल में यही होता है, और हमारे पास ये क्या करता है, ये मेरे पास 60 to 70% ऑफ द बॉडी में होता है, ठीक है। बॉडी में, मैं सेल का नहीं कह रही, सेल में कितना होता है, 70 to 90% ऑफ द सेल। इसके अलावा ये क्या है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि ये पोलर इन नेचर है। अगर आपको वाटर का फार्मूला पता हो तो क्या होता है वाटर का फार्मूला, H2O, जिसमें मेरे पास एक हाइड्रोजन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। तो यही जब हमारे पास क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल कैसे होता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है ना ये नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आई थिंक फ्लोरीन आता है, उसके बाद हमारे पास सेकेंड या थर्ड के अंदर हमारे पास जो पार्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अब देखो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है कि ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। जब ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन हाइड्रोजन तो पहले भी चाह रहा है ना, उसके पास तो ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो होता ये है कि दोनों में बड़ा टक्कर का मुकाबला हो जाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा होता, लेकिन थोड़ा सा वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब चला जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन पे के थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन करीब चला जाता है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो होता ये, इसकी वजह से हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या जनरेट हो जाते हैं, उसमें पोल्स बन जाते हैं, उसमें चार्ज बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो चार्जेस हैं, और यहाँ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी चार्जेस हैं, इसी तरह हमारे पास कंटिन्यू रहेगा बहुत सारे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होता है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ ना एक अट्रैक्शन शो कर रहा होता है। इसी तरह इसके पीछे वाला इसके लिए अट्रैक्शन शो करेगा। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास ये जो एम्फोटेरिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाली नेचर ही क्यों है, क्योंकि ये पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि इसमें चार्जेस जो हैं वो आ रहे होते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये हमारे पास एक, इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है ये भी आपको पता चल गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास कितनी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे कितने हाइड्रोजन हमारे पास अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक प्रॉपर्टी होती है मेरे पास कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस, और सेकंड मेरे पास होती है एडहेजन, ठीक है।
तो कोहेजन में क्या होता है कि मेरे पास जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, अब वो कैसे होती है कि जब आप नल खोलते हो, ये एग्जांपल लो कि जब आप चीनी का डब्बा लो और चीनी का डब्बा चम्मच से चीनी निकाल के उसको फेंको किसी बर्तन में, तो एक एक दाना अलग होगा। इट्स मीन कि आपकी जो चीनी का एक एक पार्टिकल है या एक एक मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, वो सेपरेट हो रहा है। लेकिन जब आप वाटर की बात करोगे, अब ऐसा तो नहीं ना चीनी एक दूसरी चीनी के दाने को अपने साथ अटैच करके कह रही है नहीं भाई तुम साथ चलो, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन वाटर में क्या होता है कि जब आप पानी गिरा रहे होते हो तो वो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। स्ट्रीम लाइन फ्लो में जब पानी बह रहा है तो वो पीछे के मॉलिक्यूल्स को भी साथ लेकर आता रहता है, बह रहा होता है। इसी तरह जब आप किसी ऊंची से नीची जगह पानी फेंकते हैं तो वो बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइक फ्लो करके नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इस तरह की फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स को उसके अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करवा कर रखती है, इसे कहते हैं कोहेजन फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस। और वो फोर्सेस जो कि एक मॉलिक्यूल को किसी दूसरे सरफेस के साथ अटैच करवाने में मदद देती है, उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। अगर मैं आपको एक वाटर ग्लास फुल ऑफ वाटर दूँ और मैं बोलूँ आप इसे पी के पूरा कंप्लीट पियो, तो आप उसे कभी कंप्लीट नहीं पी पाएंगे। अभी आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस ऑफ द ग्लास पे अटैच रहेंगे। तो फिर क्या हुआ, वो क्यों अटैच है भाई? कोहेसिव फोर्स तो थी, पानी को तो पूरा साथ आना चाहिए था, लेकिन पानी के अंदर दो तरह की फोर्सेस होती है। एक होती है कोहेजन की और दूसरी होती है एडहेशन की। जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो उनको आपस में अटैच करवाती हैं, जबकि जो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं वो सरफेस के साथ जिसके कॉन्टैक्ट में वाटर होता है उसके साथ जो है वो अटैच करवा रही होती है। तो वाटर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, साथ साथ जो चीज़ें होंगी वो मैं फिर बताती जाऊँगी। सबसे पहले है मेरे पास मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है सेल, लिविंग सेल में 70 to 90% जो है ये मेरे पास बना रहा होता है। ये मेरे पास मीडियम ऑफ लाइफ है। मीडियम ऑफ लाइफ इसलिए क्योंकि सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस विदाउट दिस कंप्लीट नहीं होता। अभी आपने देखा था ना कि कंडेंसेशन में वाटर निकल रहा था, हाइड्रोलिसिस में वाटर जो है वो पहले टूटेगा, उसके बाद OH और H बनेगा और वो जाकर फिर बाकी मॉलिक्यूल्स को उनके हाइड्रोलिसिस करवाएगा। तो हमारी बॉडी में जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रहे होते हैं, ठीक है। बहुत से रिएक्शंस इसके प्रेजेंस में होते हैं। ओके, तो हमारे पास ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था ना, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, उसमें क्या होता था, उसमें जो वाटर है उसकी फोटोलिसिस होती थी। उसके अंदर से जो ऑक्सीजन होते थे, वाटर की फोटोलिसिस होती थी, ऑक्सीजन बाहर आता था, फिर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स जो होते थे सॉरी H पॉजिटिव आइंस बन जाते थे और दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहाँ चले जाते थे, अगर मेरे पास फ्री पेज, जी यहाँ लिखे, होता क्या था हमारे पास जो वाटर होता था उसकी मेरे पास फोटोलिसिस होती थी, लाइट आकर टकराती थी जिसकी वजह से वाटर क्या होते थे वो दो जो है वो H पॉजिटिव आयन बनते थे और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे ही घूम रहा होता था अकेला, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता था हाफ, वो हमारे पास ऐसे ही घूम रहा होता था और दो इलेक्ट्रॉन जो बनते थे वो मेरे पास चले जाते थे किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास चले जाते थे और पूरा का पूरा एक जेड स्कीम जो है वो स्टार्ट हो जाता था। तो ये पूरा हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका केमिकल फार्मूला होता है H2O और ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जब भी हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मिलता है तो वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या होती है सब, हाँ, अब हाइड्रोजन के ऊपर दो आयन वो वाटर के मॉलिक्यूल्स पे दो चार्ज बनते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसीलिए उसे हम कहते हैं डायपोल मॉलिक्यूल हो जाता है, दो पोल्स बन जाते हैं, दो चार्ज बन जाते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एंड डायपोल नेचर की वजह से जो वाटर है उसकी जो पोलैरिटी है वो भी हाई है, चार्ज हाई है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी है उसमें, उसमें कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ है, उसमें एडहेजन प्रॉपर्टीज़ है, उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है, उसकी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ज़्यादा है, आयनाइजेशन ज़्यादा है और डेंसिटी भी आइस की पानी से कम है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आगे वन बाय वन आएगी, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कैसे होती है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन होते हैं वो उस पर अटैच हो रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। द चार्ज अटैच टू मॉलिक्यूल्स, दिस फोर्स ऑफ अटैचमेंट ड्यू टू H
partial positive and oxygen partial negative is called as hydrogen bonding. यही फोर्स जो कि partial negative और partial positive हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को अटैच करवा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेरे पास क्या होती है, कोहेजन फोर्सेस होती है, जिसमें क्या होता है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से को अट्रैक्ट कर होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो हमारे पास एक थ्योरी है हमारे पास एक कि कोहेजन एंड एडहेशन थ्योरी ऑफ रूट्स, जिसमें हमारे पास जाइलम जो है वो वाटर जो है उसे प्लांट के एरियल पार्ट में, अपर पार्ट में लेके जा रहा होता है, तो उसमें कोहेजन और एडहेशन का फिनोमिना होता है। तो जो कि आपको चैप्टर नंबर ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर होगा प्लांट्स का, तो उसमें आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के थोड़ा आगे ही, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट बाय रूट्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों इस तरह से टॉपिक है आपकी बुक में, ठीक है। तो हमारे पास उसके अंदर हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि कोहेजन और एडहेशन थ्योरीज जो होती हैं वो किस तरीके से पानी की मूवमेंट टू द एरियल एरिया में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो एडहेसिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या एडहेशन है, अट्रैक्शन होती है या एडहेशन होती है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं, बल्कि जिस सरफेस पे वो मूव कर रहे हैं उस सरफेस के साथ जो है एडहेयर हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो सेकंड है मेरे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए हो 1 ग्राम ऑफ कोई भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि देखो आपके पास 1 ग्राम पानी है, आपने उस पानी का टेम्परेचर अभी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसका 28 डिग्री सेंटीग्रेड करना है इसे गर्म करके। अब मुझे बताओ आपको कितनी देर गैस चलानी होगी। सेम यही चीज़ है कि हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर हो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री राइज करने के लिए, उसी को हम कह रहे होते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है वो हाई इसलिए होती है क्योंकि उसमें पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर मीन, अब सिंपल सी बात है, जब कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है ना तो वो बहुत रेजिस्टेंस पैदा कर रहा होता है अपने अंदर चेंज में। तो वाटर जो है एक स्टेबल हो गया होता है, उसमें पोलर नेचर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि एक एडिशनल बॉन्डिंग है, सेकेंडरी बॉन्डिंग है, वो होती है उसमें। तो हमारे पास इसकी वजह से उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट जो कि चाहिए हो किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन को बायोलॉजी के अंदर हम एवापोरेशन भी कहते हैं। एवापोरेशन जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट है। अब आपकी बुक में एक वैल्यू भी दी गई है कि जो वाटर होता है उसकी जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज आपको वैल्यूज़ नहीं पता कि पीएमडीसी कौन कौन सी दे सकती हैं, तो आपको सब कुछ अपने माइंड में मेमोराइज करना है विद दी यूनिट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थर्मो रेगुलेशन में। होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। होता ये है कि जब भी हमारे पास बॉडी है, थर्मो रेगुलेशन में वाटर कैसे रोल प्ले करता है, जैसे कि यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर हाई हो रहा है, अब टेम्परेचर हाई हुआ, एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लग जाएगा, तो पानी क्या करेगा, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसे हीट देता रहेगा। जब इनके पास इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर चला जाएगा, तो ये क्या कर जाएंगे, एवापोरेट कर जाएंगे। जैसे ही ये एवापोरेट करेंगे, ये इतना टेम्परेचर अपने अंदर से निकाल देंगे, तो बाकी जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स बचे होंगे वो थोड़े से क्या होंगे, कूल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी हीट सरफेस मॉलिक्यूल्स को दी जो कि एवापोरेट कर गए। तो अब नीचे के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा कौन सा इफेक्ट आया, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आया। तो इसलिए हमारे पास जो पसीना आता है, जब एवापोरेशन, जब पर्सपायरेशन होती है, तो हमारे पास क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, बिकॉज द हाई टेम्परेचर इज कैरिड आउट बाय द सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो बाकी के मॉलिक्यूल्स के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होती है कि हमारे पास पानी के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो जो लार्ज ऑयल ड्रॉप है या एक ऑयल ड्रॉप है, उसे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। कि जो पानी होता है वो पोलर होता है, और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर मैंने कोई भी ऑयल का एक ड्रॉप डाला